गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो मैथ का पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है गणित में समस्या समाधान विधि। जैसे कि इस विधि के नाम से ही पता लगता है, समस्या समाधान विधि मतलब इसके अंदर विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या प्रस्तुत की जाती है और विद्यार्थियों को उसका समाधान करना होता है। अब देखो, डेली रूटीन लाइफ में हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आती हैं जिनका समाधान हमें विभिन्न तरीक़ों से करना होता है। उसी तरीके से मैथ के अंदर जो समस्याएं हैं उससे हमारा मतलब है मैथ के जो सम हैं, जो सॉल्यूशन हैं हमें करने होते हैं, जो क्वेश्चन हमें करने होते हैं, वो हमारे सामने समस्याएं होती है। जबकि डेली रूटीन लाइफ के अंदर या हमारे सामाजिक जीवन के अंदर जो समस्याएं होती हैं वो अलग तरीके की होती हैं। और हमारी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जो समस्या या एक विद्यार्थी के लिए जो समस्या होती है वो उसके प्रश्न का उत्तर ढूंढने की समस्या होती है। तो गणित में समस्या समाधान विधि से हम अभिप्राय क्या है कि समस्या समाधान शिक्षण की वह विधि है जिसमें विद्यार्थी के सामने कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं और विद्यार्थियों को अपनी सूझबूझ से उन समस्याओं का समाधान करना होता है जिसका समाधान उनको नहीं पता है। मतलब क्या है कि जो समस्या होती है या जो प्रश्न होता है विद्यार्थी के सामने उसका हल उन्हें नहीं पता है और उनको अपनी बुद्धि से, अपनी सोच समझ से उस प्रश्न का हल ढूंढना है। तो उसके लिए जो वो प्रयास किए जाते हैं विद्यार्थी के द्वारा, उन प्रयासों को ही समस्या समाधान विधि कहा जाता है। तो ये है समस्या समाधान विधि। अब समस्या समाधान विधि के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इसके स्टेप। भाई जो समस्या समाधान विधि है वो शुरू कैसे होती है और उसके अंत कैसे होता है। तो जो स्टेप है, जो सोपान है समस्या समाधान विधि के, वो इस क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो स्टेप है किसी भी, ये केवल इस विधि के लिए नहीं, कोई भी विधि हो आपकी उसके लिए सबसे पहला है परिस्थिति उत्पन्न करना। अब समस्या समाधान विधि के अंदर क्या होगा, पहले कोई ना कोई प्रश्न या कोई ना कोई परिस्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसके बारे में विद्यार्थियों को पहले नहीं पता है और उस समस्या को या उस प्रश्न को ही विद्यार्थियों को हल करना होता है। तो सबसे समस्या समाधान विधि का सबसे पहला जो स्टेप है वो है समस्या उत्पन्न करना या परिस्थिति उत्पन्न करना, जिसके ऊपर विद्यार्थियों को सोच विचार करना है, जिसका हल विद्यार्थियों को ढूंढना है। जब तक वो परिस्थिति नहीं होगी, जब तक विद्यार्थियों के सामने कोई सम नहीं होगा, जब तक विद्यार्थियों के सामने कोई समस्या नहीं होगी, तो वो काम किसके ऊपर करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यही है कि विद्यार्थियों के सामने कोई परिस्थिति उत्पन्न करना या कोई समस्या उत्पन्न करना या कोई भी प्रश्न उनको हल करने के लिए देना। सेकंड जो स्टेप है वो है समस्या का विश्लेषण करना। अब जब हमारे सामने कोई समस्या, अगर हम मैथ की लैंग्वेज में या एजुकेशन की लैंग्वेज में बोलें, कोई प्रश्न जब हमारे सामने आ जाता है, कोई क्वेश्चन हमारे सामने जब आता है, तब हम उसके ऊपर विचार विमर्श करना शुरू कर देते हैं मन ही मन में, उसका विश्लेषण करना शुरू कर देते हैं। भाई इस सम के अंदर क्या चीज़ें दी गई हैं, क्या चीज़ें हमने निकालनी हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं समस्या का विश्लेषण करना। तो समस्या समाधान विधि का दूसरा स्टेप ये है कि जब समस्या या परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है जिसके ऊपर हमें काम करना होता है, उसका सही तरीके से विश्लेषण करना ताकि उसके ऊपर फिर आगे अच्छे ढंग से काम किया जा सके। ये नहीं होता कि कोई भी सम हमारे सामने आ जाता है, आते ही देखते ही हम शुरू कर देते हैं। पहले उसके अंदर हम देखते हैं भाई स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से स्टेप हम यूज कर सकते हैं और कहाँ तक हमें लास्ट में पहुँचना है। तो इस सारे के सारे काम को हम बोलते हैं विश्लेषण करना, समस्या का विश्लेषण करना। नेक्स्ट जो स्टेप है, थर्ड है, वो है संभावित हल खोजना। अब जब भी प्रॉब्लम होती है हमारे सामने, उसका विश्लेषण करने के बाद हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि इस समस्या का समाधान 1, 2, 3 या इस प्रकार से हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उनको बोलते हैं संभावित। अब संभावित इसलिए क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि जो हल हमने सोचा है उस हल के द्वारा हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा या हमारा सम है उस तरीके से सही हो जाएगा जो हमने
शुरू में ही सोच लिया है। तो कई बार हम सम करते करते एक बार कोशिश करते हैं, उससे नहीं होता, फिर दूसरे तरीके से कोशिश करते हैं, उससे नहीं होता, फिर हम किसी तीसरे तरीके से उस सम को हल करने की कोशिश करते हैं, तो उससे सम हल है हमारा हो जाता है। तो कोई ऐसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके एक से ज़्यादा समाधान है वो हो सकते हैं। तो हम जितने भी संभावित हल उस समस्या के हो सकते हैं, उनके ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उन संभावित हलों को खोजने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड स्टेप के अंदर उस समस्या के जो पर्टिकुलर समस्या हमारे सामने है, उसके जितने भी संभावित हल होते हैं, हम उनको वन बाय वन। फोर्थ जो स्टेप है, हल ज्ञात करने के लिए गणना करना। अब जितने भी जो संभावित जो आंसर है उस क्वेश्चन के या समस्या के जितने भी समाधान हमने खोजे थे, हम उन सभी के ऊपर, उन सभी हलों को हमारी समस्या के ऊपर अप्लाई करेंगे वन बाय वन। या हम कह सकते हैं कि जो सम हमें करने के लिए दिया गया है और हमारे दिमाग में उस सम को हल करने के जितने भी तरीके आए हैं, उनको हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। हो सकता है पहले ही तरीके से आपका जो प्रश्न है वो हल हो जाए, हो सकता है दूसरे से हो सकता है तीसरे से हो। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन जितने भी संभावित हल खोजे गए थे इससे पहले के स्टेप में, उन सभी संभावित हलों का प्रयोग करेंगे उस प्रश्न को या उस समस्या का समाधान करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो समस्या का गणना की गई है, जो हल अप्लाई किए गए हैं, उनके द्वारा उत्तर की पड़ताल करेंगे। अब मैथ के अंदर क्या होता है या किसी भी समस्या के अंदर क्या होता है, जब तक उत्तर की पड़ताल नहीं होगी तब तक ये थोड़ी ना पता लगेगा भाई आपका सम पूरा हो गया या आपकी समस्या का समाधान हो गया नहीं हो गया है। तो उत्तर की पड़ताल करना है वो ज़रूरी होता है। उत्तर की पड़ताल के द्वारा हमें ये पता लगेगा कि हमारा जो आंसर है सही। अगर हमारा आंसर उत्तर की पड़ताल में सही आता है तो इसका मतलब हमारी समस्या का समाधान हो गया है। लेकिन अगर हमारी उत्तर की पड़ताल में जो हम उसको जांच करेंगे, उसको चेक करेंगे आंसर को, उसमें अगर वो आंसर रॉन्ग आ जाता है हमारा, तो हम फिर से जो एक्सपेक्टेड जो हमारे आंसर थे उनके अंदर से कोई दूसरा आंसर है, दूसरा जो तरीका है संभावित हल है जो, उसको अप्लाई करके देखेंगे उस सम के लिए। अगर उससे आंसर की जांच सही हो जाती है, आंसर हमारा सही आ जाता है, तो वो उस समस्या का हल कहलाया जाएगा। तो इस तरीके से फिफ्थ स्टेप के अंदर हम उत्तर की पड़ताल करेंगे एक एक करके। उत्तर की पड़ताल से हमें ये पता लगेगा कि हमारा हल है वो सही है या नहीं है। उसके बाद है स्वीकृत समाधान। मतलब वन बाय वन हम जब सभी संभावित हलों को वन बाय वन जब हम प्रयोग कर लेंगे तो लास्ट में कोई ना कोई एक आंसर तो सही आएगा, या एक जो संभावित हलों में से कोई एक ना एक ऐसी चीज़ आएगी जिससे हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका संभावित हल ये है। तो उसकी अनाउंसमेंट है वो सबसे लास्ट स्टेप के अंदर की जाएगी, स्वीकृत समाधान। भाई एक जो समस्या दी गई थी, इस समस्या के लिए ये समाधान इसका हो गया है। तो ये 6 स्टेप हैं समस्या समाधान विधि के अंदर। उसके बाद हैं समस्या समाधान विधि के मेरिट और डीमेरिट। समस्या समाधान विधि के गुण क्या हैं? इससे विद्यार्थी दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए तैयार होते हैं। अब जब मैथ के जब सम बच्चे बार बार करेंगे तो उनको क्या होगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उनके अंदर हैबिट है वो क्रिएट हो जाएंगी। तो फिर वो दैनिक जीवन के रूटीन लाइफ के अंदर जिस प्रकार से प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती हैं उसके लिए वो रेडी हो जाते हैं, उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। फिर आत्मविश्वास क्रिएट होता है। अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं एक बार सम हल ना होने पे वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, झुंझलाहट उनके अंदर आ जाती है, वो दोबारा से कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं 5-7 बार भी अगर सम कोशिश के बाद भी हल नहीं हुआ तो वो फिर भी कोशिश में लगे रहते हैं। तो समस्या समाधान विधि से काम करने से या सीखने से आत्मविश्वास है विद्यार्थियों के अंदर वो बिल्टअप होता है, वो जल्दी ही कोशिशों को छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद है विश्लेषण करने की क्षमता का विकास। अब मैथ के अंदर है सम आता है, सम का विश्लेषण किया जाता है, उसकी जांच परख की जाती है और फिर उसका हल करने की कोशिश की जाती है। तो विश्लेषण करने की जो क्षमता है उसका विकास होता है समस्या समाधान विधि से कार्य करने से। फिर समस्याओं से लड़ने की प्रवृत्ति।
भाई प्रॉब्लम से भागना उसका समाधान नहीं है, बल्कि समस्या से लड़कर ही उसका समाधान हो सकता है। तो समस्या समाधान विधि ये विद्यार्थियों के अंदर ये प्रवृत्ति है वो पैदा करती है। उसके बाद है चिंतन और तर्क शक्ति का विकास। मैथ के अंदर लॉजिक जो पावर है, थिंकिंग जो पावर है, उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जो विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं या मैथ के सम करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो चिंतन और जो तर्क शक्ति है, उनकी लॉजिकल जो पावर है विद्यार्थियों की, वो बढ़ जाती है समस्या समाधान विधि से कार्य करने से। क्योंकि वो एक दिन नहीं करेंगे, वो पूरा जो सिलेबस है या हर साल वो इसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को, मैथ के सम को हल करने के लिए। तो साल दर साल उनके अंदर जो लॉजिकल पावर है, जो थिंकिंग पावर है उनकी, वो बढ़ती जाएगी इस तरीके से काम करने से। उसके बाद है विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच अधिक मधुर संबंध होना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसके अंदर टीचर का काम क्या है, बच्चों के सामने सम को प्रॉब्लम के तौर पर प्रेजेंट करना या परिस्थिति उत्पन्न करना, और विद्यार्थी का काम क्या है, अपनी लॉजिक पावर से या जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन सीखे हैं मैथ के, उनकी सहायता से प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का जो एक रिलेशन है, वो थोड़ा सा उनकी जो बॉन्डिंग है वो सही हो जाती है इस तरीके से काम करने से। उसके बाद है इसकी डीमेरिट। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो मेथड है, उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, उसके दोष क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला और जो सबसे इम्पोर्टेंट इसकी डीमेरिट यही है कि गणित के अंदर या मैथ के अंदर जितने भी टॉपिक या सब टॉपिक होते हैं, उनको आप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के अकॉर्डिंग प्रेजेंट है वो नहीं कर सकते। उसके बाद है समय अधिक लगता है, भाई टाइम कंज्यूमिंग तरीका है ये सम को हल करने का। तो इससे क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा, तो विद्यार्थियों का जो सिलेबस है वो समय पर पूरा नहीं होगा। उसके बाद है छोटी कक्षाओं के लिए सही नहीं है। ये जो तरीका है सिखाने का विद्यार्थियों को, ये छोटी जो कक्षाएं हैं, जो प्राइमरी जो क्लासेस हैं, उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो इन चीज़ों को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, जबकि बड़े क्लास के जो बच्चे हैं वो इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो छोटी कक्षाएं हैं उनके विद्यार्थियों के लिए ये तरीका है सही नहीं है। उसके बाद है अध्यापक का कार्यभार अधिक बढ़ जाता है। अब मैथ के बुक के अंदर बहुत से कंटेंट होते हैं, उन कंटेंटों को विद्यार्थियों के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करना कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से उसको हल करें, तो उसके लिए टीचर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सोच विचार उसको करना पड़ेगा। तो अध्यापक का जो कार्यभार है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है समस्या की भाषा अत्यंत कठिन व लंबी हो जाती है। कई बार इस तरीके से काम करते वक्त जो क्वेश्चन दिया जाता है, उसकी जो लैंग्वेज है वो ही विद्यार्थियों को समझ में नहीं आती। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी, तो उसका समाधान या उसके आंसर तक पहुंचना है वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो ये एक डीमेरिट है कि जो समस्या है या जो क्वेश्चन है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी कठिन हो जाती है और काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये डीमेरिट थी समस्या समाधान विधि की। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। उसके पहले सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आ जाएगी और फिर उसके 6 स्टेप आ जाएंगे और फिर मेरिट और डीमेरिट। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।